जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 10 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज इस क्लास के अंदर 23 सितंबर 2018 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्रजनन, या फिर मैं ये बोल सकता हूं भी जनन को आपने दो श्रेणियों में बांटा है भी। कौन कौन सी? तो एक तो आपका हो जाएगा लैंगिक जनन, एक तो हो जाएगा लैंगिक जनन, और एक आपका हो जाएगा अलैंगिक जनन। एक हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन। फिर अलैंगिक जनन को फिर आपने एक पार्ट और दे दिया जिसे अपन बोलते हैं कायिक जनन, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। अब देखो भी लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है। लैंगिक जनन के अंदर है वो हमें दो लिंग की आवश्यकता होती है भी, दो लिंग की आवश्यकता, दो लिंग की जरूरत होती है भी। एक तो मेल होना चाहिए और एक है वो फीमेल होना चाहिए भी, एक है वो फीमेल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपका अलैंगिक जनन है, उसमें ओनली फॉर एक ही जीव की आवश्यकता होती है भी, एक ही जीव की आवश्यकता होती है। इट्स ओके। यहां पे दो जीव की आवश्यकता नहीं होती भी। कायिक जनन ये आपका क्या है? ये आपका जीव केंद्र होता है भी, ये आपका जीव केंद्र होता है। और कायिक जनन है ये आपका किस में होता है? पेड़ पौधों में होता है भी। पेड़ पौधों के अंदर है वो कौन सा पाया जाता है? तो कायिक जनन पाया जाता है। इट्स ओके। चीजें यहां तक क्लियर होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम दो श्रेणियों के अंदर है वो बांटा गया है प्रजनन को। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर ना जो विभिन्नताएं आएगी ये भी पूछा जाता है भी लैंगिक जनन के अंदर है वो विभिन्नता आना संभव है। विभिन्नता है वो लैंगिक जनन के अंदर आ जाएगी भी। ठीक है। यानी जो संतति होगी वो जनक से भिन्न होगी भी, और इससे नई संतति का, नई जाति है वो उत्पन्न हो सकती है भी, नई जाति अपन उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है इसमें कोई भी विभिन्नता नहीं आएगी भी। जो संतति है वो अपने जनक के समान होगी, और जो संतति होगी उसे क्या बोलेंगे? क्लोन बोलते हैं भी, उसे क्लोन बोलते हैं। और इसमें नई जाति है वो उत्पन्न करना, नई संतति उत्पन्न करना, नई जाति उत्पन्न करना है वो एक प्रकार से क्या होता है भी? मुश्किल होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब हो। ध्वनि आपको पता है भी ध्वनि कैसी है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है भी। ध्वनि एक क्या है? यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत कौन आता है? अनुदैर्ध्य तरंग है भी। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग है। और यांत्रिक तरंग वे तरंगे होती हैं जिनको गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी भी। माध्यम की आवश्यकता होती है। चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे निर्वात में ध्वनि है वो गमन नहीं करती भी। परावर्तन के लिए, यानी प्रसारण परावर्तन के लिए नहीं है भी। प्रसारण परावर्तन कब हो सकता है? जब माध्यम हो। अपवर्तन भी नहीं होगा भी। परावर्तन क्या होता है? टकरा करके वापस आना होता है। अपवर्तन क्या होता है भी? संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, या फिर विरल से संघन में जाना, और उसका क्या है
भी एक प्रकार से संगन से विरल में जाएगी तो वो थोड़ा सा अपना रास्ते से भटक जाती है भी, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं भी। तो यहां पे आपका माध्यम हो जाएगा भी, यानी ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव हो सकता है, प्रसारण का मतलब होता है फैलना, ध्वनि कब फैल सकती है, जब उसके पास में माध्यम हो भी, एक प्रकार से हवा एक माध्यम बन जाती है भी। तो ध्वनि सबसे ज्यादा, सर्वाधिक ध्वनि किसमें होती है भी, सबसे ज्यादा जो वेग होता है ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है, एल्यूमिनियम में होता है भी, एल्यूमिनियम में होता है। कितना होता है, तो ध्वनि का वेग एल्यूमिनियम के अंदर 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन 2018 के अंदर तो बहुत पूछे गए हैं भी। एल्यूमिनियम में 6420 होता है। उसके बाद में निकल के अंदर कितना होता है, तो निकल के अंदर है वो 60-40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और उसके बाद में स्टील के अंदर कितना होता है, तो स्टील के अंदर है वो 59-60 होता है भी, 59-60 मीटर प्रति सेकंड। लोहे के अंदर कितना होता है, तो लोहे के अंदर है वो ये 59-50 होता है भी, 59-50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई क्या, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे अगर कोई बात करते हैं परावर्तन की, परावर्तन क्या है, तो परावर्तन ये है भी, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी जब कोई प्रतिबिंब बन रहा है, जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब बनने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है परावर्तन। कोई भी इमेज, कोई भी वस्तु है उसकी इमेज बन रही है, तो वहां पे आपका क्या होगा, परावर्तन के कारण है वो इमेज बनती है भी। और उसके बाद में अपन बात करते हैं अपवर्तन का, जो एक प्रकार से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो वो अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं भी, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करें भी सूर्य का सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय से पहले है वो दिखाई देना, ठीक है, तो वो भी किसके कारण होता है, तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है भी। उसके बाद में पानी के अंदर पड़ा हुआ सिक्का है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, और पानी में अगर हमने पेंसिल को डुबाया तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसमें जो एक प्रकार से संगन से विरल के अंदर, यानी उसमें जो आपकी प्रकाश है वो संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है भी, या फिर विरल से संगन में जाता है, तो वो क्या है, थोड़ा सा अविलंब से है, संगन में है वो प्रकाश की चाल है वो कम होती है भी, संगन में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल में प्रकाश की चाल है वो क्या है, ज्यादा होती है। उसके बाद में परावर्तन है वो एक प्रकार से अपन ये भी बोल सकते हैं भी, किसी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन होता है भी, किसी वस्तु को देखने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाता है वो परावर्तन निभाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बोला गया है भी, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है। कहने का मतलब यह है भी, एक तो आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और एक होता है ऑक्सीजन रहित, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। अगर इन दोनों को एक जगह मिल जाए भी, ऐसा कौन सा इसमें जानवर है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त अगर मिश्रण हो जाए तो उस प्रवाह को सहन भी कर सकता है। तो याद रखना, मछली है, इसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर होते हैं भी। मछली के अंदर 2 कक्षक होते हैं। चीजें समझ में आ गई। एक होता है आपका आलिंद, एक होता है आलिंद। आलिंद का मतलब क्या होता है, आने का कार्य करता है। और एक होता है आपका नील्य, एक होता है नील्य। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कबूतर एक पक्षी है, तो पक्षी में हमेशा याद रखना कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे भी। पक्षी के अंदर 4 कक्षक होंगे, 4 कक्ष होंगे, ठीक है, 4 कक्षक हो जाएंगे। और इसमें 2 तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं भी, नील्य, 2 ही नील्य होते हैं। ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में मेंढक, मेंढक है, इसमें 3 कक्षक होते हैं। मेंढक एक उभयचर है भी, उभयचर है। और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं, हृदय के, तो 3 चैम्बर होते हैं भी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे इसमें 3 कक्षक होंगे। अब 3 कक्षक का मतलब हो गया भी 2 तो आलिंद होंगे, 2 तो आलिंद होंगे और 1 नील्य होगा भी, इसमें 1 नील्य होता है। उसके बाद में खरगोश, खरगोश जानवर है भी, खरगोश है वो जानवर है, तो इसमें 4 कक्षक होंगे भी। खरगोश के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। 2 आलिंद होते हैं आपके, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही नील्य होते हैं। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मछली की बात करूं तो मछली में जो रुधिर का संचरण होता है, रुधिर का संचरण होता है वो क्या होता है, इकहरा होता है भी, इकहरा,
इकहरा होता है, यानी एक ही आने का एक ही जाने का है भी। आलिंद में तो रक्त आता है, ठीक है, और नीले से निकल जाता है भी। तो इसमें जो रुधिर परिसंचरण होता है वो इकहरा होता है। उसके बाद में कबूतर के अंदर क्या होता है, दोहरा होता है। कबूतर के अंदर दोहरा परिसंचरण होता है, यानी 2 आने के होते हैं और 2 ही जाने के होते हैं। मेंढक के अंदर क्या होता है, मेंढक के अंदर अपूर्ण दोहरा होता है भी, अपूर्ण दोहरा। अपूर्ण दोहरा यानी 2 आने के होते हैं, 1 निकल जाने का होता है, इसलिए इसमें अपूर्ण दोहरा होता है। खरगोश में भी क्या होता है, दोहरा होता है। खरगोश के अंदर भी क्या होता है, दोहरा होता है। अब देखो, अब हमेशा याद रखना भी कौन सा ऐसा जानवर या फिर पक्षी या फिर जो भी है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित जो रक्त है वो एक प्रकार से उनका अगर मिश्रण हो जाए ना तो भी कुछ हद तक वो सहन कर सकता है। तो जिसके भी 3 चैम्बर होंगे, जिसके भी 3 चैम्बर हृदय के होंगे, वो क्या है, इस कंडीशन को सहन कर सकता है भी। 4 कक्षक या फिर 2 कक्षक होंगे, वो कभी भी सहन नहीं करेगा भी इस चीज को। तो यहां पे जो आपका एक तो सरीसृप है, सरीसृप है, वो उसमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं भी। और उभयचर है, और उभयचर है, उसमें भी क्या होते हैं, 3, उसके अंदर भी क्या होते हैं भी, 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन सरीसृप के अंदर जो आपका मगरमच्छ है ना, वो एक अपवाद है, उसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं भी। जिसमें भी 3 चैम्बर होंगे वो ये चीज है, वो ये कंडीशन है, वो सहन कर सकता है। तो उसके अंदर आपका मेंढक है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता। गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता। आपको पता है भी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है कैपिटल जी और एम अपॉन में आपके पास में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब यहां पे जी क्या है, जी है वो आपका सार्वत्रिक नियतांक है। कहने का मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होता भी, कभी भी चेंज नहीं होता। इसका जो मान होता है वो कितना होता है भी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है इसका मान। और ये कभी भी चेंज नहीं होता भी। ये कहीं पे भी चले जाओ, आप ध्रुवों के ऊपर चले जाओ, चांद पे चले जाओ, सूर्य पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इसका मान है वो क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, एक प्रकार से कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद में एम यहां पे क्या है, एम है वो आपका यहां पे पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद में आर यहां पे क्या है, आर यहां पे पृथ्वी की त्रिज्या भी, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहां पे बात करते हैं भी इसने क्या बोला है, इसने बोला है ऊंचाई या गहराई या फिर पृथ्वी का आकार या फिर द्रव्यमान। तो हमेशा और हमेशा याद रखना भी निम्न में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित, गुरुत्वीय त्वरण ही हो गया एक प्रकार से, उसके मान को प्रभावित कौन नहीं करता, तो द्रव्यमान नहीं करता भी। द्रव्यमान है वो कभी भी इसके मान को प्रभावित नहीं करेगा। यानी गहराई और ऊंचाई है ना, ये चीजें हैं वो आपका यहां पे मान को एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी ऊंचाई में आ जाओगे तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण है वो कम हो जाता है भी। ऊंचाई में आ जाते हो तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, गहराई में चले जाते हो तो भी गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है भी। उसके बाद में पृथ्वी का जो आकार है, हमने यहां पे क्या बोला है, पृथ्वी की त्रिज्या एक प्रकार से आकार ही है भी। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो एक प्रकार से क्या है, आकार है। तो ये भी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करती है। लेकिन वस्तु का ये जो द्रव्यमान यहां पे दे रखा है ना, ये द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं है, ये द्रव्यमान है वो वस्तु का द्रव्यमान है। और वस्तु का द्रव्यमान कभी भी गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता, ये चीज ध्यान में रख लेना भी, ठीक है, गांठ बांध लेना इस चीज की। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। परमाणु का जो आकार है वो किसके कारण, श्योनजी इलेक्ट्रॉनों के कारण, परमाणु त्रिज्या के कारण, आणविक भार के कारण या फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या के कारण। देखो श्योनजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, श्योनजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, श्योनजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हुए। जैसे अपन बात करते हैं सोडियम की, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम उठाते हैं
सोडियम में बाहरी सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना 11 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहली जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी जो कक्षा है उसके अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और तीसरी जो कक्षा है इसके अंदर है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछ ले सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे सर जी 1 ही है। क्यों? क्योंकि बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। भी चीजें समझ में आ गई। अब बाहरी ऑर्बिट में हिसाब से आप वो परमाणु के आकार का पता नहीं लगा सकते। उसके बाद में आणविक भार कितना है और परमाणु द्रव्यमान कितना है। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का जो योग है वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, जिसे ए से शो करते हैं, जिसे ए से शो किया जाता है। तो प्रोटॉन, यहां पे प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा, बराबर में द्रव्यमान संख्या हो जाती है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब आप द्रव्यमान संख्या से आकार का पता थोड़ी ना लगा सकते हो, भी परमाणु का आकार कैसा है, वो तो आप भार से पता लगा सकते हो, भी परमाणु का भार कितना है। परमाणु द्रव्यमान से तो आप भार का पता लगा सकते हो, और वही आणविक भार हो जाएगा। भी आणविक भार है वो वही होता है, जैसे आणविक भार अगर मैं बात करूं भी, यहां पे H2O जल है, H2O जल है, जल का आणविक भार मैं आपसे पूछूं भी आणविक भार कितना है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, भी 1 होता है। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 का अगर 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो 16 है। तो जल का जो आणविक भार है वो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। जल का आणविक भार कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये होता है आणविक भार। चीजें समझ में आ गई। भी अणुओं का जो भार अगर आपने ऐड करके जो कैलकुलेट करके निकाला है वो आपका आणविक भार हो गया। अब परमाणु त्रिज्या देखो भी, परमाणु त्रिज्या है वो एक प्रकार से देखो कोई वर्त है, हमारे पास में क्या है भी, कोई वर्त है, ये वर्त है। अब इस वर्त की त्रिज्या ही हमें क्या है, वर्त का आकार बताएगी। भी वर्त की त्रिज्या अगर ये मान लो भी ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो उसके हिसाब से वर्त हो गया। दूसरी अगर मैं बोल दूं भी वर्त है 1 है और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी 2 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से आप आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। भी परमाणु त्रिज्या ही हमें क्या बताती है, कोई वर्त की त्रिज्या ही हमें क्या बताती है, वर्त का एक प्रकार से एरिया बताती है, भी इतना एरिया है। उसी प्रकार से परमाणु त्रिज्या है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो हमें ये बताती है भी परमाणु कितना का बड़ा है, परमाणु कितना का बड़ा है। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। 10 की पावर -10 मीटर होता है, ये चीज आप ध्यान में रख लेना भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या से अपन परमाणु के आकार का पता लगा सकते हैं भी। दूसरी बात यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है, आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है, आवर्त सारणी के अंदर ये बायां भाग है, ये बायां भाग है, और ये क्या है भी, आवर्त सारणी का दायां भाग है। जब आप बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो साइज या फिर ये बोले आकार, साइज क्या होगा, घटेगा भी। बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो साइज घटेगा, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो आपका साइज है, जो आपका साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा भी। साइज है वो आपका बढ़ेगा। चीजें समझ में आ गई क्या। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो साइज घटेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो साइज बढ़ेगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित क्यों किया जाता है, या फिर रंगीन बोतल बोल सकते हैं। डार्क बोतल की जगह ये भी बोल सकते हैं रंगीन बोतलों के अंदर है वो क्यों संग्रहित किया जाता है। आपको पता है भी, जैसे यहां पे अपन एक अभिक्रिया के द्वारा, एक समीकरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अपने पास में क्या है, सिल्वर क्लोराइड है AgCl। अब ये क्या करता है, ये करता है आपका सूर्य के प्रकाश के अंदर कांड, सूर्य के प्रकाश मिल जाएगा तो ये कांड कर देगा। क्या कांड करेगा भी, यहां पे Ag अलग हो जाएगा और प्लस में Cl अलग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कांड। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ये सूर्य के प्रकाश में क्या करेगा, Ag अलग हो जाएगा आपका और Cl है वो अलग हो जाएगा।
तो ये आपका धूसर रंग का हो जाता है भी, ये आपका क्या है, धूसर रंग का हो जाएगा। और पहले ये क्या था भी, सफेद रंग का अवक्षेप था भी, ये सफेद रंग का अवक्षेप था। तो कहने का मतलब ये है भी एजी सिल्वर जब सूर्य के प्रकाश में आने पर ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है भी, ये इसका अपघटन हो जाता है भी। तो ये प्रकार है एक प्रकार से सूर्य के अपघटन की, यानी सूर्य के अपघटन का प्रकार है। और ये कौन सी समीकरण है, तो ये आपकी वियोजन अपक्रिया भी। कौन सी अपक्रिया, तो ये वियोजन अपक्रिया का प्रकार है। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है भी। एक तो आप विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी चीज का अपघटन कर सकते हैं, दूसरा आप ताप, उसको ताप देकर के, उष्मा देकर के उसका विघटन करवा सकते हैं, और तीसरा आप सूर्य के प्रकाश में उसको छोड़ करके उसका विघटन करवा सकते हैं भी। तो ये वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है भी, ठीक है। तो उसमें अपघटन अपक्रिया इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया बोल देंगे, इसे उसमें अपघटन या फिर तापीय अपघटन अपक्रिया बोल देंगे, और इसे सूर्य अपघटन या फिर प्रकाश अपघटन अपक्रिया बोल देंगे भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भी, इसमें हो जाएगा आपका हवा के संपर्क में बचने के लिए नहीं भी, हवा के संपर्क में नहीं, सूर्य की रोशनी का रंग जोड़ने के लिए नहीं, और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं, सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए, बिल्कुल सही बात है। सूरज की रोशनी जैसे ही इसको मिलेगी ये क्या है, अपघटित हो जाएगा AgCl के Ag और Cl के अंदर। चीजें समझ में आ गई, आगे देखो भी। नेक्स्ट है अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता या फिर नॉर्मलता या फिर संयोजकता या फिर एटोमोसिटी। देखो भी अणु का निर्माण करता है, अणु किससे मिलकर बना है, अणु है वो आपका किससे मिलकर बना है, देखो अणु है वो परमाणु से मिलकर बना है भी, अणु परमाणु से मिलकर बना है। ये चीजें समझ में आ गई भी, अणु किससे मिलकर बना होता है, तो परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे अपन बात करते हैं भी यहां पे हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, तो हाइड्रोजन को आप क्या लिखते हो, H2 लिखते हो भी, हाइड्रोजन को H2 लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है भी, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, द्विपरमाणविक बोला जाता है भी। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया 22 के अंदर और 2018 के अंदर। उसके बाद में अगर अपन बात करें भी ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप क्या लिखते हो, O2 लिखते हो भी। O2 का मतलब क्या है, ओजोन को आप O3 लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है भी, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन का एक अणु का निर्माण करते हैं भी। इसीलिए ये आपका क्या है, ओजोन है वो त्रिपरमाणुक हो जाएगा भी, ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब इसने क्या बोला भी, अणु का निर्माण करने के लिए परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता बोलते हैं भी, परमाणुकता, परमाणविकता या फिर परमाणुकता या फिर परमाणविकता भी बोल सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है एटोमोसिटी, एटोमिसिटी इसे इंग्लिश में बोला जाता है, और वैसे इसे क्या बोला जाता है, परमाणुकता, हिंदी के अंदर परमाणुकता बोला जाता है इसे। संयोजकता मैंने आपको बता दी, संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता है वो एक प्रकार से बाहरी ऑर्बिट के अंदर, बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है भी। जैसे आवर्त सारणी के अंदर पहला ग्रुप है, इसमें क्या है, पहले ग्रुप के अंदर है वो आपका सभी तत्वों के अंदर है वो, जैसे हेलिनाने की रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सभी के अंदर बाहरी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपकी क्या दिखाती है, संयोजकता बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है भी। तो एटोमोसिटी या फिर परमाणुकता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, कितने परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा भी। तो इसमें मेनली आप हाइड्रोजन का याद रखें भी, हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, द्विपरमाणुक होता है, और ये आपका ऑक्सीजन है वो भी द्विपरमाणुक होता है भी। तो इसे परमाणविक बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, परमाणुकता या फिर परमाणुक बोला जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, और इंग्लिश में इसे एटोमोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। देखो भी घर्षण बल क्या होता है, पहले ये समझते हैं घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल है वो एक प्रकार से
एक प्रकार से घर्षण बल क्या प्रदान करता है, तो अपन जो चल पा रहे हैं वो घर्षण बल के कारण ही चल पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक प्रकार से चाल का, एक प्रकार से गति का विरोध करें, गति का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, आपका घर्षण कहलाता है। जैसे एक प्रकार से सिलेंडर है आपके पास में, सिलेंडर को लुढ़काना ज्यादा आसान होता है बजाय इसको अगर अपन घिसेंगे एक प्रकार से, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी भी। और जब आप उसको क्या करते भी एक प्रकार से लुढ़काएंगे तो उसमें क्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये घर्षण है वो एक प्रकार से गति प्रदान करता है एक प्रकार से गति प्रदान करता है। अगर घर्षण नहीं होता तो अपन पृथ्वी के ऊपर है वो चल नहीं पाते ठीक है। और ये क्या करता है, गति का विरोध भी करता है उसके बाद में अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल है वो वर्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल, वर्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और बाहर की ओर लगता है, और बाहर की ओर लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका अपकेंद्रीय बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल आप समझते ही हैं गुरुत्वाकर्षण बल है वो आप समझते ही हैं वस्तु का पृथ्वी की ओर गमन करना। वस्तु है, कोई वस्तु है, वो पृथ्वी की ओर क्यों जाती है, पृथ्वी की ओर क्यों चलती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलती है ठीक है। बच गया आपका विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल है ये ओनली फॉर किस पे लगता है, आवेशित कणों के बीच में, आवेशित जो भी कण है जिसमें आवेश पाया जाता है उनके बीच में लगता है। और दूसरी बात है वो एक आवेशित और अनावेशित, एक आवेशित होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अनावेशित होगा तो भी काम चल जाएगा तो आवेशित और अनावेशित के बीच में भी विद्युत स्थैतिक बल लगता है। और विद्युत का मतलब क्या होता है, धारा एक प्रकार से। आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब उसमें भी धारा है। तो आवेशित कण जो भी होते हैं उनमें कौन सा बल लगता है, तो उसमें विद्युत स्थैतिक बल लगता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म की इकाइयां समान है, कौन से युग्म की इकाइयां हैं वो समान है। तो देखो भी दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है इट्स ओके। और बल का मात्रक न्यूटन हो गया। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है। दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। और पास्कल को अपन क्या लिख सकते हैं, पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। आपको पता है भी दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद, दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रणोद एक प्रकार से बल है, प्रणोद एक प्रकार का बल है तो ये हो जाएगा, ऊपर बल आ गया और यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद में कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। और आपका ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या होता है, जूल होता है तो यहाँ पे इन दोनों निकायों का जो इकाई मात्रक है वो एक प्रकार से क्या है, समान है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया है भी प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता। यानी प्राकृतिक वनस्पति जनन का मतलब समझते हो आप, कायिक जनन बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, कायिक जनन है वो किसके अंदर नहीं पाया जाता। तो देखो भी ब्रायोफिलम है, केला है, शकरकंद है, सरसों है। तो इस ब्रायोफिलम या फिर इसे क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं ब्रायोफिलम को। तो इसकी जो पत्ती है वो क्या करती है, जनन का कार्य करती है, पत्ती है वो जनन का कार्य करती है, ठीक है, जनन का कार्य करती है। तो इसका मतलब हो गया भी इनकी जो पत्ती है ना वो नया पेड़ उगाने के लिए एकदम तैयार होती है यानी ब्रायोफिलम या फिर पत्थर छट्टा की जो पत्ती है वो क्या है, नया पेड़ उगा सकती है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कायिक जनन होता है उसके बाद में शकरकंद
शकरकंद में जनन मूल पाई जाती है। शकरकंद है उसमें जनन मूल यानी जनन जड़ें पाई जाती है। शकरकंद की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, जनन का कार्य करती है और इसमें नए पेड़ का निर्माण हो जाता है, नए पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो शकरकंद की जड़ें हैं वो क्या करती है, जनन का कार्य करती है। उसके बाद में केला है, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी कायिक जनन पाया जाता है। केला है और केले की जगह अपन बात करते हैं गन्ना है, गन्ना है इसके अंदर भी कायिक जनन होता है। सरसों की बात करता हूं मैं। सरसों एक क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी पादप है, ठीक है, द्विलिंगी पादप है। सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, गुड़हल है, ये भी क्या है, द्विलिंगी पादप है। ये आपका ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर इसके ऊपर है वो दोनों लिंग पाए जाते हैं, द्विलिंगी या फिर इसे उभयलिंगी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरसों के अंदर है वो जो जनन होता है वो क्या होता है, आपका लैंगिक जनन होता है। सरसों के अंदर है वो लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है तो इसका मतलब क्या है, भी सरसों है वो सरसों को बीज के माध्यम से उगा सकते हैं, बीज के माध्यम से उगा सकते हैं। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं भी सरसों के अंदर कौन सा जनन होगा, तो लैंगिक जनन होगा भी, क्योंकि इसको बीज के माध्यम से ही उगा सकते हैं, बीज के अलावा है वो सरसों को नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। ब्रायोफिलम को है वो अपन ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा, जिसकी पत्ती से अपन नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। केला है, इससे केला है, गन्ना है, इसमें भी क्या है, कायिक प्रवर्धन होता है। और शकरकंद की जो जड़ें होती है वो जनन मूल होती है, तो ये एक प्रकार से जड़ों के द्वारा है वो अपन शकरकंद का पेड़ है वो तैयार कर सकते हैं भी। तो सरसों का जो पेड़ है वो अगर आप तैयार करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, बीज लगाना पड़ेगा भी, बीज के माध्यम से क्या है, सरसों का पेड़ उग जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर है वो शानदार सा ऑफर चल रहा है अभी, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। पहले आप समझ लीजिएगा ऑफर क्या है। तो ऑफर अपने पास में ये है भी, एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन हमने ऑफर लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है, टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। और जितने भी एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स हैं, जितने भी नोट्स की PDF है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी YouTube पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की PDF है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो ये ऑफर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 महीने की। तो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर है वो दिया जा रहा है, जिसके अंदर है वो टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे अपन रियोस्टेट भी कहा जाता है, यानी धारा नियंत्रक। इसे क्या बोला जाता है, धारा नियंत्रक कहा जाता है। धारा नियंत्रक कैसे है, देखो रियोस्टेट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। रियोस्टेट क्या करता है भी, प्रतिरोध, रियोस्टेट है वो प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा करेगा भी, प्रतिरोध के मान को घटाता व बढ़ाता है, ये चीज ध्यान में रखना भी। यानी ये क्या करता है, प्रतिरोध के मान को घटाता और बढ़ाता है। तो अगर आपसे पूछ ले भी धारा को नियंत्रित कर सकते हैं तो रियोस्टेट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर रियोस्टेट हमने एक ऐसा तार लगा दिया भी जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो धारा है वो कम हो जाएगी भी, ठीक है। और एक ऐसा तार लगा दिया हमने इसके अंदर जिसके अंदर धारा है वो सबसे ज्यादा है, तो वहां पे आपका क्या है, धारा सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब धारा है जिसका एक प्रकार से प्रतिरोध कम है भी। यानी एक ऐसा तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध कम है, तो इसका मतलब वहां पे धारा है वो ज्यादा हो जाएगी। तो रियोस्टेट है वो किसका कार्य करता है, तो धारा नियंत्रक का कार्य करता है, धारा कंट्रोल करता है भी। और रियोस्टेट है वो प्रतिरोध के मान को,
कैसे कार्य करता है, तो प्रतिरोध के मान को घटा करके या फिर बढ़ा करके क्या कर सकते हैं अपन, धारा को कंट्रोल कर सकते हैं भी, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं भी। ठीक है, ट्रायोड, ट्रायोड एक प्रकार से डायोड ही होती है भी। कुंडली एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं, सोलेनोइड को कुंडली बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, प्रतिरोधक आप जानते हैं जिसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक बोलते हैं। प्रतिरोध के मान को घटाकर या बढ़ाकर, प्रतिरोध का मान घटा देंगे तो धारा बढ़ जाएगी, प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो धारा है वो घट जाएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो अपसर्व्य, जिसे अपन इंफ्रासाउंड बोल सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, या फिर ध्वनि नहीं सुन सकता, या फिर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता। तो यहां पे अपसर्व्य का मतलब समझते हो गया, अपसर्व्य या फिर इंफ्रासाउंड जिसकी आवर्ती, जिनकी आवर्ती है वो क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज से लेकर के अपन 20 हर्ट्ज बोल सकते हैं इसको, 0 से लेकर के या फिर 20 Hz यानी हर्ट्ज से कम होती है भी। यानी ऐसी ध्वनि जिनकी आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम होती है वो आपकी अपसर्व्य तरंगे या फिर इंफ्रा साउंड बोल सकते हैं। सर्व्य तरंगे होती है, उनकी जो आवर्ती होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है भी, जिसे अपन सुन सकते हैं, मनुष्य जीव है वो सुन सकते हैं भी। उसके सामने, उसके बाद में आता है अपसर्व्य, सर्व्य, और फिर आता है प्रासर्व्य तरंगे, फिर आता है प्रासर्व्य, प्रासर्व्य तरंगे। प्रासर्व्य तरंगों की जो आवर्ती होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है भी। ठीक है, जिन्हें अपन नहीं सुन सकते, जिन्हें प्रासर्व्य तरंगों के ऊपर है वो चमगादड़, चमगादड़ सुनेगा, बैट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो चमगादड़ है वो प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों के ऊपर है वो कार्य करता है। एक प्रकार से प्रासर्व्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न कौन करता है, चमगादड़ कर सकता है भी। तो यहाँ पे हाथी है, गेंडा है और व्हेल है, ये क्या कर सकते हैं, ये अपसर्व्य तरंगे हैं वो उत्पन्न कर सकते हैं भी। ये अपसर्व्य तरंगे जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो ध्वनि तरंगे जैसे भूकंप है, सुनामी है, ठीक है, सुनामी है, इन सभी से जो उत्पन्न ध्वनि है वो क्या कर सकते हैं, हाथी, गेंडा, व्हेल ये उत्पन्न भी कर सकते हैं और ये उनको सुन भी सकते हैं। लेकिन डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन ये है वो आपकी अपसर्व्य ध्वनि तरंगे हैं वो उत्पन्न नहीं कर सकती भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। याद रखना अपन क्या है, अपन सर्व्य तरंगों को सुन सकते हैं भी, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है भी। ठीक है, बाकी अपन अपसर्व्य तरंगे भी नहीं सुन सकते, और जो आपकी अल्ट्रासाउंड तरंगे होती हैं जिन्हें अपन प्रासर्व्य तरंगे बोलते हैं ये भी अपन नहीं सुन सकते भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आगे है यहां पे बोला गया भी, एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू होती है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि यह 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के वेग पर वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण ज्ञात करो। त्वरण क्या होता है भी, त्वरण का जो यहां पे डेफिनेशन होती है वो होती है वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है भी। ठीक है, उसके बाद में त्वरण बराबर होता है आपके पास में v माइनस यू अपॉन में t होता है भी। v यहां पे क्या होता है, v होता है अंतिम वेग, v होता है अंतिम वेग, और u होता है प्रारंभिक वेग, और t होता है लिया गया समय, t क्या होता है भी, समय होता है भी। अब इसने क्या बोला, वो स्थितिज अवस्था यानी आपकी जो प्रारंभिक चाल है वो 0 है और 20 मीटर तक आ जाता है भी। तो आपके पास में 20 माइनस में 0 अपॉन में क्या भी 4 सेकंड के अंदर, तो ये 4 लो भी, तो आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना भी, जो एक्सीलरेशन त्वरण है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भी, अगर ऋणात्मक त्वरण है या फिर त्वरण धीरे धीरे घट रहा है, त्वरण है वो समय के साथ में घट रहा है, तो घटा हुआ त्वरण क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा भी, मंदन। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक त्वरण बोल सकते हैं, इसको ऋणात्मक त्वरण कहेंगे।
और बढ़ा हुआ त्वरण यानी समय के साथ अगर त्वरण बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ त्वरण के लिए कौन सा शब्द अपन काम में लेंगे? धनात्मक। धनात्मक त्वरण है वो काम में लेंगे भी। चीजें समझ में आ गई। अगर वेग में परिवर्तन की दर 0 है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा भी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, एल्केन, एल्किन और एल्काइन प्रत्येक पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सूत्र बताइए इसका। देखो भी, हमने इसको हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन है, और इन हाइड्रोकार्बन को हमने क्या है? 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो आपका क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, और एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है? भी कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर वो कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है भी। अब जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो आपका एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आता है भी, एल्केन श्रेणी में आता है। जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो आपका एल्किन श्रेणी में आता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसके अंदर है वो आता है आपका एल्काइन श्रेणी में, एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखो भी, यहां पे अपन बात करते हैं CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये आपका एल्किन, एल्किन का फॉर्मूला है भी। और उसके बाद में CnH2n +2, नहीं +4 नहीं होगा, CnH2n+2, ये आपका किसका फॉर्मूला है? तो ये आपका एल्केन का फॉर्मूला है भी, एल्केन का। और ये आपका एल्काइन का फॉर्मूला है, ये आपका एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जब अपन श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान है वो किस से ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑक्सीजन से प्राप्त होती है, हाइड्रोजन से प्राप्त होती है, या फिर लेड के जलने से प्राप्त होती है? देखो भी, हमारी एक प्रकार से त्वचा में, हमारी त्वचा के अंदर है वो क्या होता है भी? ग्लूकोज, ग्लूकोज है वो पहले से इंक्लूड होता है भी, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है वो अपन ने क्या है? त्वचा के माध्यम से, त्वचा के अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर बोल सकते भी, हमारी कोशिका के अंदर वो ग्लूकोज है। अब हमने क्या किया भी? हवा ली, या ये बोल सकते भी श्वसन किया, हमने श्वसन लिया। श्वसन के अंदर है वो ये क्या करेगा भी? ग्लूकोज है क्या? C6H12O6, ये क्या हो जाएगा? ये आपका श्वसन की प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एक प्रकार से सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं भी। सबसे पहले ग्लूकोज हमारी कोशिका के अंदर है, और ये ग्लूकोज है वो क्या करेगा? ये ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो होता है C3H4O3, ये होता है भी। अब इस कंडीशन में क्या है भी? जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमें क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती भी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑक्सीजन की अपसेंट के अंदर, ऑक्सीजन की अपसेंट के अंदर है वो ये प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहा जाता है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है ये कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। चीजें समझ में आ गई? उसके बाद में पायरुविक अम्ल, जब हमारे पास में ऑक्सीजन है प्रॉपर, जब हमारे पास में प्रॉपर ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगा? पायरुविक अम्ल है वो CO2, 3 तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन जाएंगे, प्लस में H2O बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में क्या है? 36 ATP ऊर्जा मिल जाएगी, 36 ATP ऊर्जा मिल जाएगी। अब हमने क्या किया था भी? ग्लूकोज को जलाया था भी, एक प्रकार से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये पायरुविक अम्ल में चेंज हो गया, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर हो गया जिसे कोशिका द्रव्य में संपन्न किया हमने। उसके बाद में अब यहां पे भी क्या है भी? 4 ATP बने हैं भी, यहां पे भी 4 ATP बने हैं, जिसमें से 2 ATP खर्च हो गए। आपके पास में कितने बच गए? इसमें 2 ATP बचे हैं भी, 2 ATP ही बचे हैं यहां पे। उसके बाद में ये आपके पास में 36 ATP है वो ऊर्जा बन गई। तो ग्लूकोज के जलने से, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान है वो हमें क्या मिलती है? ये ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब जब पायरुविक अम्ल है वो CO2, H2O और 36 ATP में कन्वर्ट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं?
क्रेब्बस चक्कर बोलते हैं भी, क्रेब्बस चक्कर कहा जाता है। और क्रेब्बस चक्कर है आपका, ये कहां पे संपन्न होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो ये संपन्न होता है भी। ये चीजें ध्यान में रखना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। कोई गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु के अंदर है वो ऊर्जा स्थित है, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे। तो आपको पता है भी गतिमान कोई वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी भी, और गतिज ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है भी, mv² होता है। हमेशा याद रखना, गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती भी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा धनात्मक होती है भी, हमेशा धनात्मक होती है। कैसे होती है हमेशा धनात्मक, देखो भी आपको पता है भी, जो आपका 1/2 mv², m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वेग ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन v² है भी, v² है, तो इसीलिए ये आपका क्या है, अगर माइनस में भी आएगा ना वेग, तो भी ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा भी। इट्स ओके। जो आपका स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो फॉर्मूला होता है mgh होता है भी, mgh, यानी एक प्रकार से जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितनी ज्यादा हाइट के ऊपर कोई वस्तु रखी होगी तो उसकी उतनी ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी भी। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण और h यहाँ पे हाइट है भी, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। प्रकाश के अंदर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाशीय ऊर्जा हो जाएगी, और किसी को अगर अपन ने ताप दे दिया तो वो तापीय ऊर्जा हो जाएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो पौधे है वो कौन सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए भी, पौधे के पास में बात कर रहा हूं मैं, पौधे के पास में हरित लवक होना चाहिए भी। हरित लवक होगा तो हरित लवक के अंदर है वो क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है भी, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है भी। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल है वो सूर्य से क्या लेगा, सौर ऊर्जा लेगा भी, सूर्य से सौर ऊर्जा लेगा, और उस सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लेगा, उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेगा भी। देन उसके बाद में जो जल है, जो जल लिया था पेड़ के पास में जल है, वो क्या है, उसको क्लोरोफिल फिर क्या करेगा, H2 और O2 के अंदर वो कन्वर्ट कर लेगा भी, जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में अलग अलग कर लेगा। देन उसके बाद में फिर प्रोसेस अगली क्या होगी, तो अगली प्रोसेस है वो आपकी ये हो जाएगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको फिर C6H12O6 के अंदर है वो क्या कर लेगा, ये एप चेन हो जाएगा भी, इसका क्या हो जाएगा, एप चेन हो जाएगा। तो ये चीजें, ये प्रोसेस रहती है। तो इसमें प्रकाश ऊर्जा में आपको क्या चाहिए, आपको सौर ऊर्जा चाहिए भी, सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। याद रखना, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी बताया है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, या फिर आपसे पूछ ले भी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है भी पतली प्लेट के रूप में बनाना भी, कोई धातु है उसको पतली प्लेट या फिर पतली चादर के रूप में है वो इसको कन्वर्ट करना। और तन्य का मतलब होता है भी तार के रूप में, तन्य का मतलब होता है तार के रूप में बनाना। तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु है वो गोल्ड यानी सोना है भी, गोल्ड यानी सोना है। सोने के 1 ग्राम सोने से अपन है वो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा है वो तार बना सकते हैं। उसके बाद में यहां पे जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, गोल्ड, सोना हो जाएगा भी। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें याद रखो भी टंगस्टन का जो गलनांक है ये पूछा गया है, ग्रुप डी 2018 के अंदर क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं पीछे वाले पेपरों के अंदर। तो इसका जो गलनांक है वो कितना है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है भी, ठीक है।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर कितने आवर्त है और कितने समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता है वो हेनरी मोजले को बोला जाता है। हेनरी मोजले को बोला जाता है और हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है वो 1913 में दिया था। 1913 में दिया था। हेनरी मोजले ने बोला था भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको आवर्त नियम क्या है, यह भी पूछा गया भी आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है। तो तत्वों के रासायनिक व भौतिक, तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण है वो किस पर आधारित है? तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने बोली थी? हेनरी मोजले ने बोली थी। उससे पहले मेंडलीफ का आवर्त नियम चलता था जो कि परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम था। इट्स ओके। तो इसके अंदर है वो टोटल कितने तत्वों को रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है वो 118 तत्वों को रखा गया है। 118 तत्वों को रखा गया है। तो इसमें 7 तो आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 18 है वो आपके समूह होते हैं। 18 आपके समूह या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं? ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर 7 आवर्त कौन से हो जाएंगे? ये जो आपके इस प्रकार से क्षैतिज रूप में जो रेखाएं होती है वो क्या है? आवर्त कहलाती है। जो उद्ध्रुव रेखाएं होती है वो आपकी क्या है? एक प्रकार से समूह को काउंट करती है भी। तो 7 आवर्त हैं और 18 इसमें समूह आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें बोला गया भी परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें थोड़ा सा बात यह है भी परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या। तो परमाणु सिद्धांत की अगर आपसे पूछता है परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो जॉन डाल्टन ने यहां पे परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। भी परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 के अंदर। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। भी तो यही इसने बोला भी परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो वो डाल्टन ने किया था। भी इसमें डाल्टन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी बाकी इसको किस प्रकार से यहां पे डिलीट किया गया है वो पता नहीं, लेकिन परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के संदर्भ में जो पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत के बारे में डाल्टन ने बोला था भी परमाणु को और अधिक है वो अपन विभाजित नहीं कर सकते। भी परमाणु को अपन ये एक प्रकार से अविभाज्य कण है। भी बाद में पता चला भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या है? परमाणु के अंदर ही होते। भी परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी भी स्वर्णपत्री प्रयोग के द्वारा। डेमोक्रिटस है ये क्वेश्चन 2018 के अंदर ग्रुप डी में पूछा गया है। भी परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द है वो किसने दिया? तो परमाणु शब्द डेमोक्रिटस ने दिया था। भी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना उसके अंदर लिख रखा है और मैंने आपको नोट्स के अंदर भी करवाया है। भी तो डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द दिया है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भी किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो अपन पता नहीं क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। लेकिन प्रोटॉन की संख्या को, कोई परमाणु है उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है वो आपका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक बोलेंगे भी उसको परमाणु क्रमांक बोलेंगे। और प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं? आपके द्रव्यमान संख्या हो जाती है। ये द्रव्यमान संख्या हो जाती है जिसे अपन डिनोट करते हैं ए के द्वारा। ठीक है। तो यहां पे समस्थानिक क्या होता है? भी समस्थानिक क्या होते हैं? भी ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक तो इसके समान है भी। ठीक है। और परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान
संख्या है वो क्या हो, अलग अलग हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे भी। परमाणु भार है वो एक प्रकार से द्रव्यमान ही होता है भी, एक प्रकार से क्या होता है, द्रव्यमान ही होता है। द्रव्यमान संख्या है वो आपको पता ही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है भी। परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है, तो किसी भी तत्वों के अंदर प्रोटॉन की संख्या है ना वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है भी। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो ये जरूरी नहीं है भी, कोई भी तत्वों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अगर जिस भी तत्वों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो वो तत्व है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा भी। आगे चलो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी दाब की SI इकाई क्या है, दाब की SI इकाई क्या है, तो वाट है वो शक्ति की इकाई होती है, वाट है वो शक्ति की इकाई होती है, जूल है वो कार्य व ऊर्जा दोनों का जूल होता है, न्यूटन है वो बल का होता है, न्यूटन बल का होता है। बच गया कौन सा, पास्कल। पास्कल को अपन लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है वो दाब का SI मात्रक होता है। और यहाँ पे दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद एक प्रकार से बल ही होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल हो जाएगा भी, प्रणोद बटा क्षेत्रफल है वही आपके पास में दाब का फॉर्मूला होता है, प्रणोद एक प्रकार से बल ही होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया आपको भी एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश होता है। अब देखो भी इलेक्ट्रॉन के अंदर विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश वह प्रोटॉन के अंदर विद्युत आवेश है वो क्या होते हैं, दोनों के अंदर समान होता है भी। फर्क इतना ही है भी, इलेक्ट्रॉन में जो विद्युत आवेश आएगा उसमें ऋणात्मक चिन्ह आएगा और प्रोटॉन में जो विद्युत आवेश आएगा उसमें क्या है, धनात्मक चिन्ह आएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है वो क्या होता है आपका इसमें विद्युत आवेश होता है। अब ये ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जस्ट इसका उल्टा पूछा गया। यहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश पूछा गया है, उसमें पूछा गया था भी एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ALP 2024 वाले को भी आपको यहां पे दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश पूछ रखा है। वहां पे क्या था भी एक विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। आपको पता है भी एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ये आपने देख लिया भी। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर है वो इतने आवेश होते हैं, इतने हैं वो आवेश होते हैं। अब मैं कह दूं भी एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1 बट्टा आपके पास में कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा भी। अब ये 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 18 कर दूं मैं इसको, 10 की पावर 18 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से दशमलव उठाएंगे तो एक जीरो ऊपर ऑलरेडी आ जाएगी, और यहां पे मैंने 18 कर दी क्योंकि यहां से मैंने एक जीरो और ले ली भी, एक जीरो मैंने यहां से और ले ली। चीजें समझ में आ गई भी, ये आपका माइनस की पावर थी, ऊपर लेके गया तो ये प्लस की हो गई। अब पावर तो 10 की पावर 19 ही है, लेकिन हमने क्या किया भी, इसको 18 करके एक जीरो बाहर निकाल ली भी। अब 16 से भाग दोगे, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, अब 25 से इसको काट दो तो ये हो जाए 4 सिक्का 24 बच गया, 1 10, 4 2 8 और 4 5 20, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा। तो एक आवेश के अंदर, एक आवेश एक कूलाम के अंदर है वो आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे भी। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बोला गया भी पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो देखो भी, सबसे पहले आपकी आती है जाति। सबसे पहले जाति से मिलकर के क्या बनता है, वंश, जाति से मिलकर के वंश, और फिर आता है आपका कुल, जाति वंश कुल, और फिर आता है आपका गण, गण से बन जाएगा आपका वर्ग, वर्ग से बन जाएगा आपका संघ, और संघ से बन जाएगा आपका जगत। ये सिस्टम होता है, ये सारा का सारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखो भी, प्रजाति, जाति बोल दो या फिर प्रजाति बोल दो, एक ही बात है भी। वंश, उसके बाद में कुल, फिर गण, फिर वर्ग और फिर प्रभाग। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में साइंस के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसे कैसे सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। भी पढ़ने और पढ़ाने का मजा कब आता है? जब पढ़ने वाले होते हैं। और पढ़ने वाले कब आएंगे? जब आप अपने दोस्तों के पास में क्लासों को शेयर किया करोगे। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर है वो प्रत्येक क्लास की पीडीएफ, प्रत्येक नोट्स, आपको सब कुछ है वो इसी के ऊपर आपको मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो एक बार एप्लीकेशन पे विजिट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।